अब है हमारे पास चैप्टर राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हमें आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है? आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनके फलस्वरूप आय की प्राप्ति होती है, वे कहलाती हैं आर्थिक क्रियाएं। फिर आते हैं आय के प्रकार। आय कितने प्रकार की होती है? आय दो प्रकार की होती है, अर्जित आय और अनर्जित आय। किसी भी आर्थिक कार्य को करने के उपरांत जो अगर आय प्राप्त हो उसे कहते हैं हम आर्थिक आय। कोई भी काम करने के फलस्वरूप जो आय मिले उसे आर्थिक आय कहेंगे। फिर गैर आर्थिक आय। गैर आर्थिक आय उसे कहते हैं जो बिना किसी आर्थिक कार्य के प्राप्त की जाती है। इन्हें हस्तांतरण भुगतान भी कहा जाता है। ये बिना किसी सेवाओं के बदले में प्राप्त किए जाते हैं, जैसे बच्चों को दिया गया जेब खर्च। अब अर्जित आय के घटक कौन कौन से होते हैं? अर्जित आय में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया? मजदूरों से जो मजदूरी मिलती है उसको शामिल किया, लगान को शामिल किया जाता है, ब्याज को शामिल किया जाता है, लाभ को शामिल किया जाता है, मिश्रित आय को शामिल किया जाता है, जिसमें रॉयल्टीज़ वगैरह आती है। ये उत्पादन के साधनों की आय हैं, इनको शामिल किया जाएगा और इन्हें ही हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। राष्ट्रीय आय मतलब एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में अर्जित वस्तु सेवाओं अर्जित आय से है। फिर आता है हमारे पास राष्ट्रीय आय लेखांकन। क्या है राष्ट्रीय आय लेखांकन से अभिप्राय? राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से लिखने से, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली परस्पर निर्भरता का पता चल पड़े। फिर राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व क्या है? राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है, कौन देश कितना अमीर है इससे पता लगाया जा सकता है, किसकी राष्ट्रीय आय ज़्यादा है किसकी कम है। समष्टि आर्थिक चरों का अनुमान, उपभोग, निवेश, किसका स्तर सबसे अधिक है, तुलना में सहायक, और प्रदेश की तुलना करनी हो तो इसका महत्व है, देश की तुलना करनी हो तो महत्व है। आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक, देश के लिए नीति का निर्माण करना तो ये सहायक होता है। परस्पर निर्भरता का ज्ञान होता है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र किस तरह कृषि क्षेत्र पर निर्भर है इसका पता चलेगा, किस तरह से औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है या दोनों क्षेत्र सेवा क्षेत्र पर निर्भर है। आय के वितरण का पता चलता है कि राष्ट्रीय आय का वितरण तीनों क्षेत्रों में किस तरह का है। ये था हमारे पास राष्ट्रीय आय के बारे में। अब राष्ट्रीय उत्पाद से अभिप्राय। राष्ट्रीय उत्पाद से अभिप्राय एक निश्चित अवधि में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाओं के जोड़ को है। एक वर्ष की अवधि में उत्पादन किया गया अंतिम वस्तु सेवाओं के जोड़ के, जो अंतिम वस्तु सेवाओं के जोड़ को साधारण शब्दों में कहें, राष्ट्रीय उत्पाद नेट प्रोडक्ट इज इक्वल टू उत्पादित वस्तुएं कौन कौन से उन्हें उत्पादन किया, अगर उनको कीमतों के साथ गुणा कर दें तो हमें ये पता लग जाएगा कि देश में कितना उत्पादन हुआ है। उसी तरह राष्ट्रीय आय के बारे में पता करना हो तो राष्ट्रीय आय साधन सेवाओं का जोड़ है। NY को राष्ट्रीय आय से लिखते हैं और जोड़ को हम सिग्मा के निशान से लिखते हैं, और P कीमत और F साधन की सेवाएं। तो राष्ट्रीय आय बराबर है कीमत और सेवाओं के जोड़ से, मतलब कीमतों और सेवाओं को अगर हम गुणा करेंगे तो और जो आएगा उसको हम प्लस कर देंगे तो वो कहलाएगा राष्ट्रीय आय। फिर आता है हमारे पास आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह दो प्रकार का होगा, एक वास्तविक प्रवाह, दूसरा है मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रभाव है जिसमें हम परिवार क्षेत्र है, ये एक परिवार क्षेत्र लेते हैं और दूसरा उत्पादक क्षेत्र है। परिवार क्षेत्र अपनी वस्तु सेवाएं देता है, उत्पादक मतलब उद्योगों को देता है, लैंड देता है, उसके बदले में उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, अपनी वस्तुएं किसको देता है? परिवार क्षेत्र को देता है। परिवार क्षेत्र अपनी सेवाएं, मजदूर वगैरह इंडस्ट्री को देता है, इंडस्ट्री के गति बदले में वही वस्तुएं उनको देती है। तो इस तरह के प्रवाह को, वस्तुओं के बदले में अगर वस्तुओं का प्रवाह होगा तो क्या कहलाया जाता है? वास्तविक प्रवाह। फिर आता है मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह में मुद्रा के द्वारा वस्तुओं सेवाओं का लेन देन किया जाता है। जिस तरह से हम दो क्षेत्रों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, एक है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। एक परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र। परिवार क्षेत्र वस्तुएं सेवाएं देता है उत्पादक क्षेत्र को, जैसे मजदूर देगा उत्पादक क्षेत्र को, और उत्पादक क्षेत्र क्या करेगा? बदले में क्या देगा? मजदूर को मजदूरी देगा। अब वस्तुएं नहीं देगा बल्कि क्या देगा? मजदूरी देगा। उसी तरह परिवार क्षेत्र क्या देता है? अपनी ज़मीन देता है उत्पादक क्षेत्र को, उत्पादक क्षेत्र बदले में क्या देगा? उनको रेंट देगा।
इस तरह की वस्तु सेवाओं का प्रवाह किया जाता है मुद्रा के द्वारा में, उस तरह को उसे कहते हैं मौद्रिक प्रवाह। फिर अध्ययन किया जाता है आय के चक्र प्रवाह में बचत और निवेश किस तरह से काम करती है। बचत और निवेश के लिए ये इस तरह से प्रवाह करते हैं। हमें ये परिवार क्षेत्र है, ये क्या है, कैपिटल मार्केट है, और ये क्या है, उत्पादक क्षेत्र है। परिवार क्षेत्र क्या करता है, अपनी सेविंग्स वगैरह पैसा जमा करता है कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट से उधार लेता है उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, अपनी पैसे जो बचे हुए हैं उनको कहाँ डालता है, कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट को, कैपिटल मार्केट से उधार लेता है परिवार क्षेत्र, और बाकी वो सर्विस उसी तरह से यूज़ की जाती है जैसे हमने पीछे किया परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र के बारे में। अब अगर 4 क्षेत्रीय मॉडल का अध्ययन करेंगे जिसमें हमें क्या है, परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, अब सरकार, और दूसरा फॉरेन सेक्टर्स। अब ये आपस में किस तरह से वस्तु सेवाओं का लेन देन करते हैं, जिस तरह हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा उसी तरह फॉरेन सेक्टर्स भी क्या करता है, उसी तरह फॉरेन सेक्टर क्या करता है, परिवार से फॉरेन में रहने वाले लोग अपने परिवार को पैसा भेजते हैं। उसी तरह कुछ परिवार क्षेत्र उन वस्तुओं का क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं फॉरेन से, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बदले में, इंपोर्ट के बदले में क्या है, रिसिप्ट दी जाती है, रिसिप्ट में पेमेंट की जाती है। उसी तरह सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, परिवार क्षेत्र के द्वारा सरकार को टैक्स दिए जाते हैं, और सरकार क्या करती है, कुछ तरह से पेमेंट ट्रांसफ़र करती है। पेमेंट मतलब कुछ तरह से रियायतें देगी, सब्सिडी देगी सरकार उनको, या फिर फैक्टर्स की पेमेंट करेगी, ठीक है नहीं। उसी तरह ये इस तरह से क्या है, कंजम्पशंस ऑफ एक्सपेंडिचर्स और टैक्सेस देगी, और सब्सिडीज़ सरकार देगी इनको। और सेविंग का सभी का, इन तीनों का एक साथ ही होता है। ये भी क्या करते हैं, सेविंग करते हैं और लोन लेते हैं। ये भी क्या करते हैं, सेविंग करते हैं और लोन लेते हैं। ये भी क्या करते हैं, सेविंग करते हैं और लोन लेते हैं। बस फॉरेन सेक्टर के साथ इसका कोई लेन देन नहीं होगा कैपिटल मार्केट का। अब देखते हैं हम, 2 कॉन्सेप्ट आती है, एक आती वापसी अथवा क्षरण कहते हैं, मीनिंग ऑफ विड्रॉल्स और लीकेज। ये क्या है, ये वे चर हैं जिसका उत्पादन क्रिया में कोई आय सृजन प्रक्रिया में ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका आय पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब ये चर आय को बढ़ाते नहीं हैं, मतलब उत्पादक क्रियाओं में कोई योगदान नहीं देते ज़्यादा। इसका ये आते हैं बचत, आयात और विभिन्न प्रकार के कर। ये उत्पादक क्रिया में सक्रिय योगदान नहीं देते, जबकि समावेश